देश के भावी आईएएस पीसीएस अफसरों को मेरा सलाम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है हिंदी में आईएएस पीसीएस। दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो द हिंदू के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स आपको नहीं मिल पाते होंगे। इसलिए दोस्तों, मैंने द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस करके हिंदी में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये आपकी तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो उसका पासवर्ड मैंने अंत में दिया हुआ है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो उसका पासवर्ड जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का एडिटोरियल एनालिसिस आरटीआई अधिनियम के ऊपर है। दोस्तों, आरटीआई अधिनियम यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में लागू हुआ था, उसमें अभी हाल फिलहाल में कुछ बदलाव हुए हैं जिससे उसकी शक्तियाँ कम हो रही हैं। इसके ऊपर ये एडिटोरियल आया है। तो दोस्तों, आरटीआई अधिनियम के ऊपर जो एडिटोरियल है उसे शुरू करने से पहले मैं आपको जो मैंने पिछले वीडियो में प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बता देती हूँ। दोस्तों, आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए एंड तक। एंड में इस वाले आंसर का क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू का, उसके बाद ये आंसर का सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। तो इसका आंसर है बी। अमेरिशियम एक सिंथेटिक रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व है। परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन के साथ बमबारी किए जाने वाले यूरेनियम या प्लूटोनियम द्वारा अधिकांश अमेरिशियम का उत्पादन किया जाता है। 1 टन खर्च किए गए परमाणु ईंधन में लगभग 100 ग्राम अमेरिशियम होता है। यह व्यापक रूप से वाणिज्यिक आयनीकरण, कक्ष स्मोक डिटेक्टरों के साथ साथ न्यूट्रॉन स्रोतों और औद्योगिक गैस में उपयोग किया जाता है। इसका संदर्भ जो है क्वेश्चन का वो ये है कि ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, तो वो बिजली अंतरिक्ष स्टेशनों की मदद के लिए बैटरी विकसित कर रही है। इसलिए ये न्यूज़ में रहा था और मैंने आपको ये एमसीक्यू दिया था। अब देखते हैं आरटीआई से संबंधित आर्टिकल। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 का है, 2005 में संसद में पारित हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि लोगों को केंद्र और राज्य के रिकॉर्ड तक पहुंच में मदद करना। आरटीआई अधिनियम क्या है, मुद्दे पर अंतर्दृष्टि डालते हैं। 70 के दशक में देश की एक ऐसी व्यवस्था की बात चली जिससे सरकार और उसकी नौकरशाही जनता के हर सवाल का जवाब देने को मजबूर हो जाए। अरसे तक चले आंदोलन के बाद एक ऐसे कानून की रूपरेखा तैयार हुई जिससे जनता को सूचना पाने का अधिकार दिया गया। इसे सूचना का अधिकार कहा गया। 2005 में मनमोहन सिंह सरकार में सूचना का अधिकार ने कानून की शक्ल ली। उसके बाद सरकार और उसकी नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के कई मामलों का खुलासा इसी सूचना के अधिकार के जरिए सामने आ सका। तो ये जो एक्ट है इसके प्रमुख प्रावधान देखते हैं पहले। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। और अगर कोई सूचना जो मांगी गई है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। इस अधिनियम में और कहा गया है कि प्राप्त सूचना की विषय वस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। आगे इसमें है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। मतलब जो सूचना का अधिकार अधिनियम वो कितना पावरफुल है ये आप देखिए कि उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इन सब के बारे में हम आरटीआई डाल सकते हैं और पूछताछ करवा सकते हैं। वो बात अलग है कि ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, केवल ये कागजात में ही है। केंद्र सरकार पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। यहाँ जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी है को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होता है। इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद, राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल हैं। तो ये इस एक्ट के
प्रावधान थे। अब उद्देश्य क्या है आरटीआई का कि ये नागरिकों को सशक्त बनाता है। मतलब नागरिक जो है वो किसी भी सरकारी दफ्तर, प्राधिकरण, एजेंसी, किसी भी चीज़ के बारे में उन्हें पता करना है तो वो आरटीआई के ज़रिए कर सकते हैं। और दूसरा है, इससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जो सरकारी कामकाज चल रहा है वहाँ पे कितनी पारदर्शिता है, कितना उसमें या फिर घोटाला हो रहा है, इसका पता चलता है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी बढ़ती है इससे, ये तीसरा था। और चौथा है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है इससे, क्योंकि जब इसमें घोटाले सामने आते हैं तो उससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है। परंतु इसमें क्या है, अब 2019 सूचना अधिकार संशोधन विधेयक 2019 में मूलतः 2 बदलाव किए गए हैं इसमें, वो देखते हैं। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल में बदलाव किया गया है। अब तक यह व्यवस्था है कि सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल तक का होगा, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा 65 साल होगी। इससे पहले जो भी पूरा होगा उसे माना जाएगा। सरकार अब इस व्यवस्था को बदलकर इस कार्यकाल को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित करने जा रही है। यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल वह होगा जो सरकार निर्धारित करेगी। यानी कि जो आरटीआई ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्ट ये लगाइए कि सरकार के कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर कोई घोटाला होने का कुछ निकलता है, न्यूज़ में आता है, तो वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि सरकार चाहेगी तो इन मुख्य आयुक्तों को पहले ही हटा देगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़, बड़ा बदलाव है। दूसरा, वेतन भत्ते भी वही होंगे जो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। मूल कानून में यह व्यवस्था है कि केंद्रीय स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों में चुनाव आयोग का नियम लागू होगा। यानी उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की तरह वेतन भत्ते प्राप्त होंगे। राज्य स्तर पर राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी का वेतन भत्ता राज्य चुनाव आयुक्त के जैसा होगा, जबकि राज्य अन्य मुख्य सूचना आयुक्तों का वेतन भत्ता राज्य के मुख्य सचिव के जैसा होगा। ये 2 इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें पहला वाला तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सूचना अधिनियम को अपनाने का क्या कारण बताया गया है कि भ्रष्टाचार और घोटाले से उजागर होते हैं, भ्रष्टाचार घोटाले इस अधिनियम से। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सक्रियता। तीसरा, आधुनिकीकरण और सूचना समाज। अब आरटीआई जो है लोगों के लिए एक सशक्त कानून क्यों है? क्योंकि समयबद्ध तरीके से उन्हें जवाब देने के लिए सरकार पर दायित्व को बढ़ाता है। दूसरा, उन्हें सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए। तीसरा, शासितों के पक्ष में शक्ति संतुलन। शासित का अर्थ यहाँ पे नागरिकों से लिया जाएगा, तो उन्हें भी थोड़ी शक्ति दी जाती है कि वो अपने शासक जो सरकार है उसके बारे में पता कर सके। तो ये इसलिए यहाँ शक्ति संतुलन कहा गया है। फिर लोगों द्वारा जो आरटीआई का उपयोग किया जाता है, तो टैक्स का पैसा, टैक्स पेयर्स के पैसे का क्या हो रहा है, वो चीज़ इससे पता चलती है। इसने लोगों को आदर्श कॉमनवेल्थ गेम्स और व्यापम घोटाले जैसे बड़े टिकट घोटालों को उजागर करने में सक्षम बनाया है। तीसरा, मानव अधिकार। लोग जो है मानव अधिकारों के उल्लंघन को भी इससे उजागर करते हैं। महत्व क्या है आरटीआई का कि लोकतंत्र में सहभागी लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। दूसरा, ये समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाता है। तीसरा, जवाबदेही तय करता है सरकार की। और चौथा, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने में सुधार करता है। इससे जुड़े हुए क्या मुद्दे चल रहे हैं वो देखते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली हिंदू के एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी में मिलते रहें। इस कानून के बारे में जागरूकता की कमी और व्यापक रूप से अपनाने की कमी। 150 शब्दों के भीतर एक आरटीआई आवेदन वाले कुछ राज्य, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकते हैं, प्रश्न को संगठित करते हैं। जन सूचना अधिकारी इस तरह के शब्दों का उपयोग करें, विभाग के पास जानकारी नहीं है। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना रखने वाले का पता लगाने और आरटीआई आवेदन को स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी अधिकारी की होती है। बड़ी संख्या में इनकार, जहां लोगों को सिर्फ यह बताया जाता है कि यह जानकारी आपको प्रदान नहीं की जा सकती, जो एक अवैध इनकार है। तो यह देखिए कितना बड़ा मुद्दा है कि बड़ी संख्या में लोगों को इनकार कर दिया जाता है कि ये आपकी ये जानकारी बताई नहीं जा सकती है। ये कितना अवैध तरीका है। तो सरकार के भीतर जानकारी मांगने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। डेटा सेट और सूचना का रखरखाव, जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में रखना एक बड़ी समस्या बन गई है। उदाहरण के लिए
कोविड-19 के दौरान जब सरकार से पूछा गया कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की जान चली गई, प्रवासी श्रमिकों की संख्या के बारे में बताइए, तो सरकार ने कह दिया कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ये इतने सारे मुद्दे हैं। अन्य मामले देखते हैं। सूचना आयुक्तों के पास आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं है। आयोग के आदेश के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कार्यकर्ताओं को मुआवजे के पुरस्कार के मामले में अनुपालन सुरक्षित नहीं किया जाता। खराब रिकॉर्ड के कीपिंग प्रथाएं, सूचना आयोगों को चलाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की कमी, विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट जैसे पूरक कानूनों को कमज़ोर करना, सरकार द्वारा संशोधन के प्रयास, फाइल नोटिंग सूचना फाइल नोटिंग सूचना के अधिकार का हिस्सा नहीं होगा। राजनीतिक दल आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रहेंगे। ये देखिए कितना बड़ा मुद्दा है कि राजनीतिक जो दल हैं वही आरटीआई से बाहर रहेंगे, तो लोग पूछेंगे किसके बारे में फिर। तो आरटीआई कैसे दाखिल करें, इसका कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है जिसमें एक आरटीआई आवेदन दाखिल करना होता है। किसी को प्राप्त होने वाली सूचना की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रश्न कैसे तैयार किए जाते हैं। आगे वे फॉरवर्ड देखते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है। तो आरटीआई उपयोगकर्ताओं की धमकियों, हमलों और हत्याओं के बावजूद लोग अभी भी कानून का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं, जो इस तथ्य की गवाही देता है कि यह कुछ ऐसा है जो उन्हें बहुत शक्तिशाली लगता है। दूसरा, डेटा संरक्षण विधेयक यह आरटीआई कानून में इस तरह से संशोधन करने की एक प्रणाली स्थापित करेगा कि सभी व्यक्तिगत सूचनाओं को छूट दी जाएगी। ऐसी बारीक जानकारी है जो यह कहते हुए लगाई जाती है कि यह उस व्यक्ति का नाम है जो राशन उन्हें दिया जा रहा है, उनका पता, ताकि सरकार पर दबाव बनाने और उन्हें रोके रखने के लिए सोशल ऑडिट को सक्षम किया जा सके। सूचना का अधिकार अधिनियम यह सामाजिक न्याय, पारदर्शिता प्राप्त करने और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन व्यवस्थित विफलताओं के कारण उत्पन्न कुछ बाधाओं के कारण यह अधिनियम अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है। यहाँ पे एडिटोरियल ख़त्म होता है। अब अभ्यास के लिए एक प्रश्न देखते हैं। तो सुशासन शब्द से आप क्या समझते हैं? राज्य द्वारा उठाए गए ई गवर्नेंस कदमों के संदर्भ में हाल के पहलों से लाभार्थियों को कितनी मदद मिली है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। तो ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन रहा है, हाल फिलहाल का। इसे 200 शब्दों में लिखना है, 10 अंक का है। अब प्रीलिम्स के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, आपने अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। यह योजना महिलाओं के मातृ एवं बाल संरक्षण कार्ड में लाल स्टिकर जोड़कर उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान करती है और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। तीसरा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष्मान भारत के सभी पैनलबद्ध अस्पतालों में सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से निःशुल्क और व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना है। तो इसमें नीचे जो उत्तर दिए गए हैं, पहला है केवल 1 सही है, दूसरा है कि केवल 2 सही है, 2 और 3 सही हैं, या 1 और 3 सही है। यहाँ पे एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसके नीचे ये दिए गए हैं ऑप्शंस। इनका आपको कमेंट ज़रूर करके बताना है कि क्या इसका आंसर है। और दोस्तों, अब इस पीडीएफ का पासवर्ड जान लेते हैं। तो इस पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा ESARTI। और दोस्तों, इसके साथ में एक एक्स्ट्रा पीडीएफ भी दूंगी, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों, दूसरी वाली पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा MSARTI। दोनों पीडीएफ का लिंक एक ही लिंक दिया हुआ है, उसी में आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए, और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।